Hello friends, welcome back. Today we are with another video. In this video we are gonna discuss IES preliminary previous year questions and we will cover around 23 year past questions in different videos. So this is video number first. Guys, take screenshot of this important notice and read it. And we will move ahead and discuss questions. सो गाइस हम क्वेश्चंस को डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बात ये बता दूं, वीडियो होने वाली है लंबी क्योंकि हम क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। और एसएससी जेई के जितने भी स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं या आरआरबी जेई के, और असल में ये जो क्वेश्चंस है ना, ये इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए एक्सेप्ट गेट, ठीक है। खासकर एसएससी जेई के जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, इजीली नहीं लेना, क्योंकि ईएस का तो आपका कवर हो रहा है, ठीक है। ईएस प्रिलिमिनरी का कवर हो रहा है, साथ में एसएससी जेई का भी कवर हो रहा है, क्योंकि एसएससी जेई में यही क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रेम होते हैं, ठीक है। आप बुक उठा के देख लेना, प्रीवियस ईयर एसएससी जेई के जितने भी क्वेश्चन आए हैं देख लेना, फिर ईएस के क्वेश्चन से मैच कर लेना। वही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है, कंसेप्ट ईएस और एसएससी जेई का सेम होता है, ठीक है। और एसएससी जेई आरआरबी जेई में जो क्वेश्चन आते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं छोटे एग्जाम्स के लिए, डीएमआरसी, एलएमआरसी, यूपी ट्रिपल सी, स्टेट लेवल जितने भी एग्जाम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप इन क्वेश्चंस को इजीली मत लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कंसेप्ट से भरे हुए हैं, इसके क्वेश्चंस हमेशा कंसेप्ट वाले होते हैं, ठीक है। गेट की बात नहीं कर रहा हूँ, गेट डिफरेंट चीज़ है, वहाँ पे एप्टीट्यूड पूछता है। सो सीधे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं विदाउट फर्दर डिले। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक है, जो टेंसाइल स्ट्रेसेस को बियर करता है, ठीक है। मेरा कंक्रीट का कोई स्ट्रक्चर है, ऊपर से लोड पड़ रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या डेवलप होंगे, टेंसाइल स्ट्रेसेस। उन स्ट्रेसेस को कंक्रीट में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो उसको बियर करता है, ओवरकम करता है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास एक मशीन है यूएमटी, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर लाई है। इस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के जो बियरिंग प्लेट्स हैं 1 और 2, इनके बीच में हमने स्पेसिमेन रखना है, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, कंक्रीट का सिलेंडर रखा हुआ है, इस सिलेंडर को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया हुआ है, ठीक है। ये टेस्ट हम करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को जब आपको फाइंड आउट करना होता है तो आपके पास एक क्यूब लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सिलेंडर लिया है इन्होंने, ठीक है, तो सिलेंडर को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है। अब ऊपर से लोड हम अप्लाई करेंगे, कौन सा लोड, कंप्रेसिव लोड। ये दब रहा है, ठीक है, ये जो सिलेंडर है ये दब रहा है बियरिंग प्लेट्स के बीच में, और जिस भी लोड पे ये ब्रेक होगा, फेल होगा, क्रश होगा, तो उसको उस लोड को हम कहते हैं इस ब्लॉक की टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। बहुत इजी है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी है, अप्लाइंग कंप्रेसिव लोड आफ्टर अलोंग द डायमीटर ऑफ सिलेंडर। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर के अलोंग हम क्या करते हैं, कंप्रेसिव लोड अप्लाई करते हैं, और जिस पॉइंट पे, जिस लोड पे ये क्रश होगा वो उसका स्ट्रेंथ कहलाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए पूरा एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लेना। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज जनरली डिटरमाइंड इनडायरेक्टली, ठीक है। ए कंप्रेसिव लोड या फोर्स इज अप्लाइड टू कंक्रीट स्पेसिमेन इन सच वे दैट द स्पेसिमेन फेल्स ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेसेस इंड्यूस इन स्पेसिमेन। ऊपर से जब लोड अप्लाई करते हैं ना, तो उस कंक्रीट सिलेंडर में क्या इंड्यूस होता है अंदर, टेंसाइल स्ट्रेसेस। वो स्ट्रेसेस उसको क्रश करने की कोशिश करेंगे, और एक लिमिट, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये टेंसाइल स्ट्रेसेस जो है ये ग्रेटर देन बनेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाएंगे टेंसाइल स्ट्रेसेस, ओवरकम कर लेंगे, तो वो ब्लॉक जो है फेल हो जाएगा, ठीक है। पढ़ लेना है इसको स्क्रीनशॉट लेके। कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, जिप्सम इज यूज्ड एज एन एडमिक्सचर इन कंक्रीट इन सीमेंट ग्राउट। फॉर जिप्सम हम सीमेंट में क्यों यूज करते हैं, ठीक है। जिप्सम एक एडमिक्सचर है, आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। जिप्सम जो है हमारे सीमेंट के सेटिंग टाइम को कम कर देता है। क्या होता है, जब हम अपना सीमेंट को मिक्स कर लेते हैं या सीमेंट पेस्ट बनाते हैं, मोर्टार बनाते हैं, या कंक्रीट में सीमेंट यूज होता है तो कंक्रीट मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर क्या होता है, जल्दी से सेट हो जाता है, तो उसकी प्लास्टिसिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। प्लास्टिसिटी खत्म होने के कारण क्या होता है, हमें सपोज एक ए पॉइंट से बी पॉइंट में हमें कंक्रीट को प्लेस करना है, तो 10 मिनट या 5 मिनट में हमारा सीमेंट सेट हो रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग में हमें 10, 15, 20 मिनट लगते हैं, तो ट्रांसपोर्ट होने से पहले सेट हुआ। तो इसीलिए क्या करते हैं, ताकि हमारे सीमेंट की जो प्लास्टिसिटी या वर्केबिलिटी आप कह सकते हैं, ये कुछ टाइम के लिए रहें,
ठीक है, उसके लिए हम क्या जिप्सम को ऐड करते हैं, वो सेटिंग टाइम को रिड्यूस करता है। तो जिप्सम इज ए रिटार्डर, जिप्सम एक रिटार्डर है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, रिटार्डर, रिटार्डिंग द सेटिंग टाइम को रिड्यूस करता है। और ये ES 1996 का क्वेश्चन से SSC JEE में भी पूछा गया है। यहाँ पे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। द रिटार्डर इज एन एडमिक्सचर दैट स्लो डाउन द केमिकल प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होती है, जब पानी के साथ सीमेंट मिक्स होता है ना, तो उसी प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, वाटर का सीमेंट के साथ। तो ये बहुत सारा हीट इवॉल्व होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इस रिटार्डर की वजह से ये जो हाइड्रेशन प्रोसेस है ना, ये स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से प्लास्टिसिटी वहाँ पे रह जाती है, वर्केबिलिटी फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, जिससे हम अपना जो कंक्रीट है उस मिक्सचर को इजीली हम क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, फिर जितने भी प्रोसेस हैं वो कर सकते हैं सेट होने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल श्रिंकेज इन सीमेंट कंक्रीट इज काज पे। देखो, आपको मैंने इससे पहले भी SSC JEE के जितने भी क्वेश्चंस मैंने लाए थे वहाँ भी बताया था, ठीक है। मैंने कुछ पार्ट्स लाए हैं, 3 पार्ट लाए हैं SSC JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018, और आगे भी लाता रहूँगा। उन क्वेश्चंस को भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि श्रिंकेज जो होती है जनरली हीट की वजह से होती है, ठीक है। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो सीमेंट कंक्रीट को क्या करते हैं हम, देखो कंक्रीट जब हम कास्ट करते हैं 7 8 10 दिन तक हम उसको पानी लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो रिएक्शन की वजह से, हाइड्रेशन की वजह से जितना भी वाटर है वो इवापोरेट होता है, तो उसको एक्सटर्नल वाटर दिया जाता है, स्प्रिंकलिंग किया जाता है या गनी बैग्स का कवर किया जाता है, ताकि उसको एक्सटर्नल वाटर मिले, ठीक है। जो भी वाटर इवॉल्व होता है इवापोरेशन की वजह से रिमूव होता है कंक्रीट से, वो सारा वाटर ओवरकम हो जाए, ठीक है, वापस रिप्लेस हो जाए, ठीक है। तो श्रिंकेज की वजह से, हीट की वजह से कंक्रीट में पानी निकल जाता है, जिसकी वजह से श्रिंकेज अकर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही है। तो द ड्राइंग इन कंक्रीट स्टार्टिंग फ्रॉम ए वेटर कंसिस्टेंसी काजेज श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर की वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। OPC के बारे में इसने कुछ चीज़ें बताई, यहाँ पे देख लेना है कौन कौन सी करेक्ट है। इनिशियल सेटिंग टाइम आधा घंटा, सबको पता है, सही है। फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर, एग्जैक्टली सही है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी 10% ना, तो ऑप्शन 23% होती है हमारी नॉर्मल कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो इसमें 1 और 2 सही है, तो हमें देखना है किस ऑप्शन में 1 और 2 है, ये ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू IS कोड फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इनिशियल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट, फाइनल सेटिंग शुड नॉट बी मोर देन 600 मिनट, 6 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 घंटे से 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और नॉर्मल कंसिस्टेंसी की रेंज जो है 20 से 30 तक है, ठीक है। 23 हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे एक पिक्चर है, ये इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसको वाइकट एपरेटस कहते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है, इसका फार्मूला बताना है। मॉड्यूलस ऑफ रप्चर भी कहते हैं इसको, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज गिवन बाय, तो वो हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू IS 456 2000, वो होता है 5000 इंटू √FCK, ठीक है। वो ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं है, तो हम आगे देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, एज पर IS 456 1978 के अकॉर्डिंग ये है 5700 √FCK, और IS 456 2000 के अकॉर्डिंग ये है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन बी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या होता है, जिसमें एल्यूमिना का कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। Al2O3 ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हमें देखना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे लाइमस्टोन एंड बक्साइट है। इन दोनों को जब हम फ्यूज करते हैं, क्योंकि बक्साइट और ये जो लाइमस्टोन दोनों सेडिमेंट्री रॉक से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और दोनों हाई इन एल्यूमिना होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब इन दोनों को फ्यूज करके पाउडर बनता है, वो हमारा क्या बनता है, हाई एल्यूमिना सीमेंट, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल क्या क्या है इसके लिए, हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए लाइमस्टोन है, बक्साइट, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लाइमस्टोन का जो फार्मूला है CaO है, बक्साइट का फार्मूला आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाई वाटर सीमेंट
रेशियो इन कंक्रीट रिजल्ट्स। देखो वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कंक्रीट मिक्स में, ठीक है। अगर पानी का ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा, हमारा कंक्रीट क्या होगा, ब्लीड करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो वाटर सीमेंट रेशियो है, वाटर अपॉन सीमेंट, ये रेशियो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अगर पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में नहीं होगा, हमारा मिक्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, हमारी वर्केबिलिटी लॉस हो जाएगी, ब्लीडिंग होगा, बहुत बहुत से प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये बोल रहा है हाई वाटर कंटेंट वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट से क्या रिजल्ट होगा, सबसे पहली बात स्ट्रॉन्ग मिक्स नहीं होगा, मिक्स तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। बेटर वर्केबिलिटी, हाँ वर्केबिलिटी अच्छी खासी मिल जाएगी, ठीक है। और वीक मिक्स, हाँ मिक्स वीक होगा, ठीक है। और लेस ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कम होगी ना, ब्लीडिंग तो ज़्यादा होगी, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा होगा जिसमें 2 और 3 बी में है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी है। एक्सप्लेनेशन आगे भी है, आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी सही है। हाई वाटर सीमेंट रेशियो इम्प्रूव द वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। वर्केबिलिटी क्या होता है, ईज ऑफ डूइंग वेरियस प्रोसेस, कंपैक्टिंग, प्लेसिंग, ठीक है, ये सारे। तो ऑफ मिक्सचर बट एज वाटर कंटेंट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ मिक्स डिक्रीज। वाटर जब इंक्रीज होता है स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर का मतलब क्या हुआ, प्लास्टिक से, प्लास्टिसाइजर में यहाँ पे प्लास्टिक होगा, एक जगह यहाँ पे प्लास्टिक है। इस प्लास्टिक शब्द से ये पता चलता है ये कंक्रीट में प्लास्टिसिटी इंड्यूस करता है। तो प्लास्टिसाइजर्स क्या करते हैं, हमारे कंक्रीट में जो भी सीमेंट के पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट ओवर करते हैं। जब सीमेंट के पार्टिकल्स को सेपरेट करेगा, हर जगह स्कैटर करेगा, तो उससे क्या होगा, डिस्पर्स करेगा, आई मीन। तो डिस्पर्स करने से क्या होगा, कहीं पे वायर्स नहीं रहेंगे, ठीक है। तो वायर्स नहीं रहेंगे, अच्छी खासी स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। एयर बबल्स को रिमूव करते हैं ये, और रिटार्ड सेटिंग टाइम को भी कम करते हैं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। 1999 ईएस में आया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी जेईई के लिए, जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सारा एक्सप्लेनेशन है, आराम से पढ़ लेना, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, A gadget mortar is obtained by adding which of the following ingredients? Gadget mortar क्या होता है, सबसे पहले मोटर क्या होता है, मोटर होता है मिक्सचर ऑफ सैंड प्लस सीमेंट, पानी मिलाते हैं तो फिर मिक्सचर बनता है, ठीक है। अब गैजेट क्या हुआ, इसमें जब हम लाइम ऐड करते हैं ना, तो इसी को बोलते हैं गैजेट। सो गैजेट मोटर इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड प्लस लाइम, ठीक है, सेवन भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ गैजेट मोटर, यहाँ पे पिक्चर भी लाई है। तो गैजेट और लाइम सीमेंट मोटर, ठीक है, गैजेट मोटर को हम लाइम सीमेंट मोटर भी बोलते हैं, ठीक है। इस प्रिपेयर्ड बाय एडिंग सीमेंट, सैंड एंड लाइम, ठीक है। तो ये पढ़ लेना। हम आगे बढ़ते हैं, सुर्खी इज एडेड इन लाइम मोटर टू। सुर्खी हम लाइम मोटर में ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं यही पूछ रहे हैं। देखो सुर्खी असल में क्या होता है, जो हमारे ब्रिक्स होते हैं ना, रेड ब्रिक्स, जब वो ज़्यादा ओवर बर्न्ड हो जाते हैं, उनको हम क्रश करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसी पाउडर फॉर्म ऑफ रेड ब्रिक्स को हम कहते हैं सुर्खी। तो ये सुर्खी सैन की तरह एक्ट होते हैं। सैन क्या करता है, हमारे सीमेंट में या सीमेंट कंक्रीट में वाइड्स को, पोर्स को फिलअप करता है, ठीक है। तो क्या करता है, ये इम्पार्ट करता है हाइड्रोलिसिटी को इम्पार्ट करता है। मीन जैसे हमारा, देखो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, सुर्खी परफॉर्म्स द सेम फंक्शन एज सैंड बट इन एडिशन it imparts strength and improves hydraulic property of motor। hydraulic property को मीन्स पानी का आने जाने का सिस्टम को अच्छा खासा बना देता है। and as it disintegrates under the action of air and humidity, the motor with surki should not be used for external plastering or pointing। तो एक्सटर्नल ये एक्सपोजर टू ह्यूमिडिटी से ये क्या हो जाता है, डिके हो जाता है, यही कह रहा है इसका। तो कॉमन फंक्शन ऑफ सुर्की सैंड इन मोटर क्या होता है, इट एक्ट्स एज बल्क, इट। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग ऑक्साइड्स Al2O3 CaO SiO2, इनकी करेक्ट सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में बतानी है, ठीक है। तो हमारे सीमेंट में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है CaO, लाइम स्टोन से ही सीमेंट बनता है। 60% हमारा लाइम सीमेंट में प्रेजेंट होता है, 60 से 65%, ठीक है। और सेकेंडली हमारे पास होता है सिलिका SiO2, ठीक है। फिर थर्ड हमारे पास Al2O3 प्रेजेंट होता है सीमेंट में। और भी कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, और भी हमारे पास बहुत सारे ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं। आपको यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये करेक्ट ऑप्शन बी है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी है। यहाँ पे सबसे पहले सबसे ज़्यादा
ऑप्शन 2 वाला CA होता है, उसके बाद सिलिका होता है 3, उसके बाद क्या, तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलना है, सबसे कम कौन सा प्रेजेंट है, फिर उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑक्साइड जितने भी हैं प्रेजेंट है वह उनका बताया हुआ है रेंज में 63% से CaO होता है, SiO2 20%, Al2O3 6%, K2O3 3%, 3.6%, और ये कंपाउंड्स हमारे बोगिस कंपाउंड इनको कहते हैं, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, तो इनकी क्वांटिटी भी कितने परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं ये भी दिया हुआ है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना अच्छे से, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन, श्रिंकेज किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, पैसेज ऑफ टाइम, अप्लाइड प्रेशर। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन में अच्छे से देखेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। ऑप्शन ए सही होने का मतलब 1 ऑप्शन एंड ऑप्शन 2 रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। ये इस पे श्रिंकेज डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे श्रिंकेज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वॉल्यूम चेंज। श्रिंकेज से वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है, आपको पता है वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। श्रिंकेज जब सुखड़ जाएगा तो वॉल्यूम कम होगा। ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर एट डिफरेंट स्टेजेस ड्यू टू डिफरेंट रीजन, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से मॉइस्चर लॉस होगा, या देयर में बी अदर रीजंस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट श्रिंकेज इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर एट विच द कंक्रीट स्पेसिमेन इज कैप्ट, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, कि कंक्रीट के अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है और बाहर कितनी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, ठीक है। अगर कंक्रीट से जो भी ह्यूमिडिटी है वो इवॉल्व हुआ ड्यू टू हीट, तो बाहर ज़्यादा ह्यूमिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि उस ह्यूमिडिटी की वजह से कंक्रीट अपना जो भी लॉस हुआ मॉइस्चर वो उसको फुलफिल करे। अगर बाहर रिलेटिव ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में कम होगी तो अंदर कंक्रीट में ह्यूमिडिटी की एब्सेंस की वजह से श्रिंक होगा, ठीक है, तो उसको बाहर से स्प्रे करना पड़ेगा। श्रिंकेज आल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम, टाइम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीज विद टाइम एंड आल्सो विद द रिडक्शन ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मीन्स एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी अगर कम होगी उसकी वजह से श्रिंकेज होगा। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स श्रिंकेज इज वाटर सीमेंट रेशियो एंड टाइप ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, तो इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, the effect of an ear entrainment in concrete is, ear entrainment, ear को ट्रैप करते हैं हम अपने कंक्रीट में, क्यों करते हैं, उससे क्या होती है ना, उससे वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है, प्लास्टिक नेचर बढ़ जाता है, ठीक है। और हमारी क्या होती है, हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ तो कम हो जाती है ओबियसली, जब ईयर इंट्रोड्यूस होता है प्लास्टिसिटी नेचर इंक्रीज होगा, प्लास्टिसिटी नेचर इंक्रीज होगा, वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी, तो स्ट्रेंथ ओबियसली डिक्रीज होती है। अकॉर्डिंग टू एब्राहम्स लॉ, स्ट्रेंथ जो होती है इंक्रीज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वो वर्केबिलिटी के, अगर सॉरी स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाटर सीमेंट रेशियो के। अगर वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा होगा वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी, वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी स्ट्रेंथ कम होगी, तो इससे क्या है, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थाइंग। तो करेक्ट ऑप्शन हम देखेंगे ऑप्शन डी है, इसमें 1 2 एंड 3 तीनों सही है। देखो क्या होती है रेजिस्टेंस टू थाइंग एंड फ्रीजिंग, क्या होता है, जब हमारे कंक्रीट में पोर्स होंगे, ठीक है, पोर्स होने की वजह से क्या होगा, पोर्स होने की वजह से उस पोर्स में पानी होगा, वो पानी जब रात को टेम्परेचर डाउन होगा तो वो जम जाएंगे, जमने के कारण उनका साइज एक्सपेंड होगा, बढ़ जाएगा, तो कंक्रीट ब्लॉक एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड जब होगा तो वो क्रैक आ जाएगा, उस कंक्रीट ब्लॉक में क्रैक आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ईयर एंट्राइनमेंट क्या होता है, ईयर एंट्राइनमेंट इसको रिड्यूस करता है, ठीक है। जब वॉइड्स में ईयर होगा तो कोई एक्सपेंशन नहीं होगा, जब वाटर होगा वो फ्रीज हो गया फिर एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन डी भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ लेंगे थोड़ा, एन ईयर एंट्राइनमेंट इन कंक्रीट रिजल्ट्स इन इम्प्रूव्ड वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ईयर एंट्राइनमेंट प्लास्टिसिटी नेचर इंक्रीज करता है, इंक्रीज प्लास्टिसिटी, बेटर रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थाइंग, रिडक्शन इन ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन, इंक्रीजेस ड्यूरेबिलिटी। देखो ब्लीडिंग इन एंड सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन का मतलब अलग अलग होना कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंक्रीट, और ब्लीडिंग का मतलब हुआ ज़्यादा पानी होता है तो वो फ्लो होने लगता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्लीडिंग, ठीक है। तो ये रिड्यूस हो जाते हैं, पानी हम ऐड नहीं करते, हम एयर को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वर्केबिलिटी तो मिलती है, प्लास्टिसिटी तो मिलती है, लेकिन पानी ऐड नहीं होता है, पानी जब ज़्यादा ऐड नहीं होता है तो ब्लीडिंग और ये कम हो जाएगी। इंक्रीजेस ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करता है, एंड ईजियर प्लेसिंग एंड फिनिशिंग, ईजिली हम प्लेस और फिनिश कर सकते हैं क्योंकि वर्केबिलिटी है, अभी प्लास्टिक नेचर है, जैसे भी हम बनाना चाहेंगे, जो भी स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे वैसा बना सकते हैं। हाउएवर इट रिड्यूसेस स्ट्रेंथ, एक ही
इसका डिसएडवांटेज है, इसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड। फाइनेस ऑफ सीमेंट को हम टेस्ट करते हैं ईयर परमेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। 2000 में आया है ईएस में और एसएससी जेईई में कई बार आया है, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर आईएस कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये शब्द इसको जहन में रखने ना, कंक्रीट शुड बी क्यूरिडेट। कंक्रीट को किस टेम्परेचर में हमें क्यूर करना चाहिए? तराई, जिसमें हम कंक्रीट को पानी का स्प्रे करते हैं उसको बोलते हैं क्यूरिंग, तराई करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2000 ईएस में आया है। तो यहाँ पे लिखा है जो टेम्परेचर हमें होना चाहिए वो 15 से 38 डिग्री, लेकिन आईएस कोड के अकॉर्डिंग 27 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए मोर्टार फॉर विच बोथ सीमेंट एंड लाइम और मिक्सड। अभी पढ़ के आए हैं गेज मोर्टार, ठीक है। गेज मोर्टार में हमारा क्या होता है? सीमेंट, सैंड एंड लाइम, ठीक है। द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, लाइम, सैंड इन पर्टिकुलर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड गेज मोर्टार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द प्रॉपर साइज ऑफ मोल्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए हमें ब्लॉक्स, क्यूब्स बनाने पड़ते हैं, और उन क्यूब्स को बनाने के लिए हमें मोल्ड की ज़रूरत होती है। उस मोल्ड का साइज़ पूछ रहा है। उस मोल्ड का साइज़ जो होता है ना, 15 सेंटीमीटर लंबाई, 15 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर उसकी हाइट, तो 15 सेंटीमीटर क्यूब बन गया। तो 15 सेंटीमीटर क्यूब इसका सही आंसर है, करेक्ट ऑप्शन सी। 2003 में आया है और इम्पॉर्टेंट है एसएससी जेईई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्विक सेटिंग सीमेंट हिज इनिशियल सेटिंग। क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होता है? जिसमें आप ये भी कह सकते हैं जिसमें जो हमारा ये है जिप्सम, वो कम होता है। जिप्सम को जब रिड्यूस करते हैं या नलीफाई करते हैं, रिमूव करते हैं टोटली सीमेंट से, तो सीमेंट एकदम से सेट हो जाता है। 5 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम है किसकी? क्विक सेटिंग सीमेंट की। तो करेक्ट ऑप्शन डी है। यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, चलो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। ए क्विक सेटिंग सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना सल्फेट एंड बाय फाइनली ग्राइंडिंग द सीमेंट। सीमेंट को फाइनली ग्राइंड करते हैं, बहुत अच्छी तरह से पीसा जाता है उसको, पार्टिकल्स को छोटे छोटे बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हाई एल्यूमिना सल्फेट का कंटेंट होता है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ जिप्सम आर रिटार्डर फॉर सेटिंग एक्शन इज आल्सो ग्रेटली रिड्यूस्ड। अभी बोला था जिप्सम को हम नलीफाई करते हैं, रिमूव करते हैं, या बहुत ही कम किया जाता है, ठीक है। द एडिशन ऑफ एल्यूमिना सल्फेट एंड फाइननेस ऑफ ग्राइंडिंग एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेटिंग द सेटिंग टाइम। एल्यूमिना सल्फेट और फाइन पार्टिकल्स ये जल्दी से सेट हो जाते हैं, ठीक है। यही रीज़न है कि ये जल्दी सेट होता है। एक तो जिप्सम रिड्यूस करते हैं, दूसरा एल्यूमिना सल्फेट को ऐड करते हैं, और पार्टिकल जो होते हैं बहुत फाइन होते हैं, ठीक है। द सेटिंग ऑफ सीमेंट स्टार्ट्स विद इन 5 मिनट्स आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर। जब वाटर ऐड करते हैं तभी तो सेट होगा। वाटर ऐड होगा, रिएक्शन होगा, हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन होने के बाद एकदम से बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो बॉन्डिंग होगा तो हार्ड होगा, ठीक है, एंड लाइक स्टोन की तरह बनता है आफ्टर 30 मिनट। तो 30 मिनट फाइनल सेटिंग टाइम है। इनिशियल सेटिंग मीन्स सेट कब होता है, ठीक है। सेट जब स्टार्ट, देखो इनिशियल सेटिंग मतलब जब सेट होना स्टार्ट होगा, और सेट कब कंप्लीट होगा वो फाइनल सेटिंग टाइम होता है, ठीक है। ये इनको जहन में रखना है, इन दो चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये जितने भी कंपाउंड है, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट और ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, ये सारे बोगिस कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। एक साइंटिस्ट था बोगी जिसने डिस्कवर किया था, तो इन कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है अल्टीमेट स्ट्रेंथ कौन सा कंपाउंड हमें प्रोवाइड करता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है जो स्ट्रेंथ फ्यूचर डेज में प्रोवाइड होती है। कौन सा कंपाउंड हमें फ्यूचर डेज में स्ट्रेंथ देता है? इनिशियल डेज में कौन सा कंपाउंड स्ट्रेंथ देता है? आप कमेंट करेंगे जल्दी से, ठीक है, जल्दी से अभी कमेंट करेंगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डाइकैल्शियम सिलिकेट C2S जो है हमारा डाइकैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मूला है, तो ये इनिशियल नहीं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है हमें। फ्यूचर डेज में हमारा स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। स्टार्टिंग डेज में ये कम स्ट्रेंथ देता है, फिर अपकमिंग डेज में, फ्यूचर डेज में ये स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। वाइल ट्राइकैल्शियम सिलिकेट C3S रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ देता है हमारा ट्राइकैल्शियम। जहाँ पे भी हमें अर्ली स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम ट्राइकैल्शियम को बढ़ाते हैं, और जहाँ पे हमें लेटर डेज में हमें स्ट्रेंथ चाहिए वहाँ पे हम डाइकैल्शियम सिलिकेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2007 में आया हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट टेक्स प्लेस आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर। सही है,
पानी ऐड करते हैं तभी तो रिएक्शन होगा, तभी तो हाइड्रेशन होगा, तभी तो बॉन्डिंग होगी सीमेंट के पार्टिकल के बीच में, या सैंड और सीमेंट के पार्टिकल, एग्रीगेट के पार्टिकल आपस में जुड़ जाएंगे। सेकंड है हमारे पास वाटर काजेस हाइड्रेशन। हाँ एग्जैक्टली, वाटर काज हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स ऑफ सीमेंट विच एक्ट्स एज बाइंडर। ठीक है, तो वाटर हाइड्रेशन प्रोसेस को अकर हो जाएगा, हाइड्रेशन वाटर की वजह से होगा, और सीमेंट क्या करेगा, पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बाइंड कर देगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी रहेगा। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सी है। तो इसको पढ़ लेना। आफ्टर वाटर सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपाउंड्स ऑफ सीमेंट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रेंज फॉर फाइनेस मॉड्यूलस ऑफ मीडियम सैंड। ठीक है, मीडियम सैंड की बात कर रहे हैं। हमारे पास सैंड 3 टाइप के होते हैं, फाइन सैंड, मीडियम सैंड एंड कोर्स सैंड। तो मीडियम सैंड की बात कर रहा है, मीडियम सैंड का फाइनेस मॉड्यूलस का रेंज बताना है। तो IS 2008 में आया है, SSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो यहाँ पे आपके लिए टेबल है, ये सैंड है, कोर्स सैंड है, मीडियम सैंड है, फाइन सैंड है। कोर्स सैंड का फाइनेस मॉड्यूलस है 2.2 से 2.6 तक, मीडियम सैंड का 2.6 से 2.9 और फाइन सैंड का 2.9 से 3.2। फाइनेस मॉड्यूलस मीन्स जिसका फाइनेस मॉड्यूलस ज़्यादा होगा, पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होंगे, फाइन होंगे। ठीक है, तो फाइनेस मॉड्यूलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ पार्टिकल्स। साइज ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होगा, फाइनेस मॉड्यूलस कम होगा। ठीक है, इस रिलेशन को याद रखें। सो कमिंग टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, OPC, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009 में आया है। वाटर इज रिक्वायर्ड ऑफ व्हाट इज requirement of water, so I'm sorry, express it in percentage of cement weight by weight। ठीक है, तो हमें देखो वाटर सीमेंट का बोल रहा है, ठीक है, वेट बाय वेट। ठीक है, फॉर कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन हमें कितना पानी ज़रूरत होता है सीमेंट को केमिकली रिएक्ट करवाने में। पानी के साथ केमिकली रिएक्ट होता है, उसको हाइड्रेशन बोलते हैं। तो कितना वाटर हमें OPC में ज़रूरत पड़ता है, तो उस पानी को हमें बताना है, उस पानी का रेंज कितना है। तो वो इस रेंज में आता है 20 to 25। तो 23% हमें पानी की ज़रूरत होती है केमिकली रिएक्ट करने के लिए सीमेंट को। ठीक है, सीमेंट को केमिकली रिएक्ट होने में 23% पानी की ज़रूरत होती है। तो आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इट मे बी नोटेड दैट ट्राइकैल्शियम सिलिकेट रिक्वायर्स 23% of water by weight of cement and dicalcium requires 21% of water. It means that on an average 23% of water by weight of cement is required for chemical reaction with Portland cement compound। ठीक है, 23% वाटर हमें ज़रूरत पड़ता है सीमेंट को केमिकली रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, दिस 23% ऑफ वाटर केमिकली कंबाइंस विद सीमेंट एंड देयरफॉर इट्स कॉल्ड बॉन्ड वाटर। ठीक है, ये पानी क्या करता है, सीमेंट को आपस में जोड़ देता है, तो सीमेंट के पार्टिकल के बीच में बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, इस तरह जुड़ जाते हैं, बॉन्ड्स बन जाते हैं, तो इसको बॉन्ड वाटर कहलाएंगे हम। ठीक है, इसके बगैर ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर अबाउट 15% बाई वेट हमें फर्दर ज़रूरत पड़ता है पोर वाटर को फिल करने के लिए। जो जेल पोर्स होते हैं उनको फिल करने के लिए 15%, सो टोटल 38% वाटर हमें ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 38%। तो जनरली केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए 23% और 15% एक्स्ट्रा हमें पानी जो जेल पोर्स में हमें ज़रूरत पड़ता है। तो 38% टोटल पानी हमें ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, 38% क्या, वेट ऑफ सीमेंट का 38%। अगर 50 kg हमारा सीमेंट होगा तो वाटर हमें 38% लगाना है। 50 kg का 38% जितना होगा वही हमें कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए सीमेंट बैग कंटेंस 0.035 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट। ठीक है, मतलब 50 kg बैग, सीमेंट बैग का वॉल्यूम है इतना। ठीक है, हाउ मनी बैग्स विल 1 टन ऑफ सीमेंट कंप्राइज। 1 टन में कितने बैग्स होंगे, 1 टन में 1000 kg होंगे और एक बैग में 50 kg होंगे। तो यहाँ पे आइए, बैग ऑफ सीमेंट विद इन 50 kg वेटिंग 50 kg। एक सीमेंट का बैग 50 kg होता है, सबको पता है। अब हमें नंबर ऑफ बैग्स इन 1 टन निकालना है। तो वो क्या होगा, 1 टन को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो हमारा क्या आएगा, सीमेंट आएगा केजीस में, मतलब 1 टन सीमेंट केजीस में आ जाएगा। 1000 डिवाइड बाई 50 करेंगे क्योंकि एक बैग का 50 kg होता है, तो फिर हमारा 20 आ जाएगा। तो 20 बैग्स होते हैं। आप अगर 20 बैग्स को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, वो कितना होता है, 1000। तो 1 टन हुआ, तो 20 बैग्स होते हैं 1000 kg में, 1 टन में। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो इजी क्वेश्चन है बहुत, लेकिन 2010 ES में आया है। ठीक है, तो गेस करना कैसे क्वेश्चन आते हैं।
इफ W इज द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, ठीक है, वाटर टू बी एडिड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम, तो ये है 0.8% W। तो हमें कितना पानी ज़रूरत पड़ता है? 0.8% ऑफ W क्या है? परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइननेस ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड बाय। फाइननेस को हम कैसे मेजर करते हैं? फाइननेस क्या होता है? पार्टिकल के साइज को हम स्टडी करते हैं फाइननेस में, डिवाइडेड बाय क्या? एरिया होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है डी है, मास अपॉन एरिया, ठीक है। एरिया अपन मास, गलती हुई है यहाँ पे, इसका करेक्ट ऑप्शन एरिया अपन मास है, ठीक है, एरिया अपन मास, क्योंकि हम साइज, पार्टिकल के साइज को हम स्टडी करते हैं और उसके बाद उसका वेट को कंसिडर करते हैं। फाइननेस ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स एंड इट्स एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन केजी। स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट दैट इज एरिया अपन मास। फाइननेस क्या होता है? स्पेसिफिक सरफेस। Now coming to next question, initial setting time of cement depends upon initial setting time। अभी पढ़ के आया है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, सॉरी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हमारा इनिशियल सेटिंग करता है और इनिशियल हार्डनिंग हमें कौन करता है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इज कैरेक्टरिस्टिकली फास्ट रिएक्टिंग विथ वाटर एंड मे लीड टू एन इमीडिएट stiffening of paste, and this process is termed as flash set। Hence initial setting time of cement depends on tricalcium aluminate। tricalcium aluminate में initial setting time depend करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज कैरिड आउट ऑफ डिटर्मिनेशन। साउंडनेस टेस्ट हम क्यों करते हैं? साउंडनेस टेस्ट हम इसलिए करते हैं, हम चेक करते हैं लाइम कितना है, एक्स्ट्रा लाइम कितना है और एक्स्ट्रा मैग्नीशिया कितना है, MgO। तो इन दोनों को चेक करते हैं, अगर ये ज़्यादा है तो हमारा सीमेंट क्या होगा? अनसाउंड होगा, ठीक है। तो 2013 ईएस में आया है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? सी है, फ्री लाइम कंटेंट। फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया कंटेंट इन सीमेंट इज डिटरमाइंड बाय साउंडनेस टेस्ट। फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम चेंज इन सीमेंट एंड दस मेक इट अनसाउंड। देखो यहाँ पे तो मैग्नीशिया नहीं है, इसलिए खाली लाइम का ऑप्शन यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन सी सही है। तो लाइम और मैग्नीशिया जब हमारे सीमेंट में होगा, ये सीमेंट को अनसाउंड बनाते हैं। क्या? इसकी वजह से वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होता जाता है सीमेंट का, ठीक है। तो कौन से अपरेटस से हम साउंडनेस ऑफ सीमेंट को डिटरमाइन करते हैं? कमेंट कर लेना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड ऑफ सीमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। स्ट्रेंथ कौन देता है? स्ट्रेंथ कौन देता है? आपको ये करेक्ट ऑप्शन बताना है। ऑप्शन बी है सिलिका, ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ लेंगे। सिलिका इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। एल्यूमिना इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। कैल्शियम सल्फेट डिले सेटिंग टाइम। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज लार्ज इन लार्ज क्वांटिटी काजेस डिलेड एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये यहाँ से पढ़ लेना आप। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of cement is recommended in large mass concrete work such as dam। तो डैम कंस्ट्रक्शन में हम जनरली लो हीट सीमेंट यूज़ करते हैं, बिकॉज हीट ऑफ हाइड्रेशन इनका कम होता है, जिससे क्रैक के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। 2014 ईएस में आया है, इंपॉर्टेंट है SSC JEE के लिए, ठीक है, ये सोल्यूशन रहा है यहाँ पे। तो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेटिंग ऑफ सीमेंट। सेटिंग ऑफ सीमेंट को लेकर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। लो हीट सीमेंट सेट फास्टर देन OPC, गलत। फाइनल सेटिंग टाइम डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। फाइनल सेटिंग टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं है सीमेंट का सेटिंग का, ठीक है। सीमेंट, अच्छा, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज 30 मिनट, ये सही है, ये ट्रू है। ईयर इंट्रोड्यूस्ड सेटिंग इज ऑब्जर्व व्हेन स्टोरेज अंडर डैम्पिंग कंडीशन, ये भी सही है। एडिशन ऑफ जिप्सम रिटार्ड्स द सेटिंग टाइम, अभी पढ़ के आए हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा जिसमें 3, 4, 5 होगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। लो हीट सीमेंट सेट स्लोअर देन OPC, नंबर 1। सेटिंग टाइम हैज नो रिलेशन विथ स्ट्रेंथ, ठीक है। तो सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ का कोई रिलेशन नहीं है, सो ऑप्शन सी करेक्ट। यहाँ पे बोल रहा है सेटिंग टाइम का, ठीक है। सेटिंग का तो रिलेशन है स्ट्रेंथ के साथ, अगर सेटिंग अच्छी खासी होगी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन सेटिंग टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट रेफर टू बाइंडिंग मटेरियल ऑफ मोर्टार, ठीक है। देखो मोर्टार क्या होता है? मोर्टार होता है मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सेंड या लाइम और सीमेंट और सेंड को जब हम मिक्स करते हैं ये मोर्टार बनता है। तो उनमें से बाइंडिंग मटेरियल कौन है? सीमेंट और लाइम, ये दोनों बाइंडिंग मटेरियल है। सेंड तो फिलर के काम आता है, एज ए
फिलिंग करता है, जो वाइड्स होते हैं कंक्रीट एग्रीगेट में, जो वाइड्स होते हैं एग्रीगेट के बीच में या कंक्रीट में जो वाइड्स होते हैं उनको फिलअप करते हैं। एश क्या होता है, एश वर्केबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्लास्टिक नेचर इंट्रोड्यूस करता है। तो जिसमें हमारा ऑप्शन 1 एंड 2 होगा, ऑप्शन सी हमारा सही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ बाइंडिंग मटेरियल द मोटार्स आर क्लासिफाइड, ठीक है, मोटार की क्लासिफिकेशन की गई है ऑन द बेस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। लाइम मोटार में, लाइम मोटार वो मोटार हुआ जिसमें लाइम एक्ट करता है एज ए बाइंडिंग मटेरियल। सुर्खी मोटार हो गया जिसमें सुर्खी एक्ट करेगा एज ए बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट मोटार में सीमेंट बाइंडिंग मटेरियल होगा, इसमें सेन ऐड करेंगे, 7 प्लस सेन, उसमें बाइंडिंग मटेरियल कौन होगा, सीमेंट। गैज इन मोटार में क्या होता है, लाइम होता है, सीमेंट होता है, सेन होता है। जिप्सम मोटार में जिप्सम होगा, ठीक है। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन। सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 ईएस में आया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ लेंगे। 1 बैग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट 50 kg इन वेट, ठीक है, एक बैग का 50 kg वेट है, ये सही है, ठीक है। वुड नॉर्मली हैव बल्क वॉल्यूम, तो एक बैग का वॉल्यूम 50 kg, सॉरी एक बैग का वेट जो है 50 kg, ये बोल रहा है उस बैग का वॉल्यूम कितना होगा। डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए सीमेंट की, 1440 है, 1440 डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब हमें मास 50 kg दिया है, डेंसिटी भी पता है, वॉल्यूम हम इजीली निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाला हुआ है, तो वो 35 लीटर के आसपास आता है। 50 kg एक बैग ऑफ सीमेंट इक्वल टू 35। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाई early strength of cement is obtained as a result of fine grinding, decreasing the lime content, burning at high temperature, increasing the quantity of gypsum। तो फाइन ग्राइंडिंग से क्या होती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है क्योंकि वाइड्स फिलअप हो जाते हैं। नंबर सेकंड यहाँ पे बर्निंग एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में जब हम बर्न करेंगे तो क्या होगा, इसमें देखो फाइनर द सीमेंट मोर इज द रेट ऑफ हाइड्रेशन विच रिजल्ट द डेवलपमेंट ऑफ early strength। बर्निंग एट हाई टेम्परेचर इंक्रीज ट्राई कैल्शियम सल्फेट C3S, C3S जब ज़्यादा होगा हमारा स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। अब C3A ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सेटिंग जल्दी होगी। C3 जो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये जल्दी से सेट करता है, और ये C3S जो है ना ये जल्दी से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ देता है, ये सेटिंग करता है, ठीक है। सो आई होप आपको C3S और C3A का कंसेप्ट क्लियर हुआ, इन दोनों का काम क्या है, ठीक है, फंक्शन क्या है हमारे सीमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड इन पोर्टलैंड सीमेंट which react immediately with water and also set earliest is कौन सा है जो early set होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। 2016 ईएस में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, अभी पढ़ के आए हैं। C3 हाइड्रेट्स एंड हार्डनेस quickest, it liberates large amount of heat almost instantaneously and contributes somewhat to early strength, ठीक है। तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी है, वो है 840 किलो जूल्स, ठीक है, किलो जूल से, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच मेथड ऑफ क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज रिकमेंडेबल फॉर रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो इसमें से कौन सा मेथड जो है हम रिकमेंड करते हैं रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ के लिए। तो हम आगे देखेंगे इसका हाई प्रेशर, तो इसमें है हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग। तो हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग क्या होता है, हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग इज अ मेथड is used for small manufactured units. The curing is done in autoclave at a temperature of 325 to 375 degree Fahrenheit range and pressure of 80 to 170 Pascal. This environment changes the chemistry of the hydration, produce a concrete that has the following modification, ठीक है। अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर में क्यूरिंग करते हैं, ठीक है, और मतलब क्या होता है 24 आवर स्ट्रेंथ इक्वल टू 28 दिन। जब कंक्रीट को क्योर करते हैं अंडर हाई प्रेशर स्टीम, ठीक है, तो नॉर्मल डेज में नॉर्मली जो 28 डेज में जो स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, हाई प्रेशर स्टीम में वो स्ट्रेंथ 24 घंटे में अचीव कर लेता है, ठीक है। लेस क्रीप एंड श्रिंकेज, क्रीप के चांसेस लेस होते हैं, श्रिंकेज के भी चांसेस लेस होते हैं। बेटर सल्फेट रेजिस्टेंस, सल्फेट को रेजिस्ट करता है। नो इफ्लोरेसेंस, ठीक है, इफ्लोरेसेंस के भी चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है हाई प्रेशर स्टीम मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पजोलाना यूज्ड एज एन एडमिक्सचर इन कंक्रीट हैज द फॉलोइंग एडवांटेज। कौन कौन से एडवांटेज है,
It improves workability with lesser amount of water. It increases the heat of hydration, so lets the concrete set quickly. It increases the resistance of concrete to attack by salt and sulfates. It leaches out कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो ऑप्शन सी सही है, मतलब जिसमें 1 स्टेटमेंट 1 3 4 सही है. कौन कौन सा स्टेटमेंट? इट इम्प्रूव वर्केबिलिटी विथ लेसर अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, तो पसलोना वर्केबिलिटी को इंक्रीज करता है. ठीक है, तो पसलोना वर्केबिलिटी को इंक्रीज करता है. नंबर सेकेंडली, इट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट टू अटैक ऑफ साल्ट अटैक से बचाता है. ठीक है, जिस भी सीमेंट में पसलोना का कंटेंट ज़्यादा होगा उसमें सल्फेट अटैक्स नहीं होंगे. ठीक है, एंड थर्डली, इट लीच आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लीच आउट करता है. 2017 ईएस में आया हुआ है. ठीक है, तो समझ के चलना. यूज ऑफ पॉज़ोलाना डिक्रीज हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ डिले सेटिंग. ठीक है, ई फ्लोरेसेंस इन ब्रिक. ई फ्लोरेसेंस क्या होता है? देखो, ई फ्लोरेसेंस ऑफ ब्रिक इज ड्यू टू एक्सेसिव बर्निंग ऑफ ब्रिक, हाई सिल्ट कंटेंट इन ब्रिक, क्ले, हाई पोरोसिटी ऑफ ब्रिक, सॉल्युबल साल्ट्स प्रेजेंट इन क्ले. ठीक है, साल्ट्स की वजह से, जब साल्ट्स हमारे क्ले में प्रेजेंट होते हैं ना, उस साल्ट्स की क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है. जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाता है तो फिर वो सरफेस में एज ए वाइट पाउडर अपीयर होता है. देखो, इफ्लोरेसेंस इज ए क्रिस्टलाइन डिपॉजिट ऑन सरफेस ऑफ मेसनरी. ठीक है, मेसनरी या ब्रिक मेसनरी में एक सफ़ेद पाउडर सा एक लेयर चढ़ जाता है. जब वो मॉइस्चर के कंटेक्ट में आ जाता है, जब बारिश पड़ती है उसके बाद सूख जाता है ना, तो वहाँ पे सफ़ेद पाउडर फॉर्म का आपको कुछ मिलेगा. उसी को कहते हैं इफ्लोरेसेंस. ठीक है, ब्रिक्स में या कंक्रीट में एक्सेट्रा. वाइटिश इन अपीयरेंस, ये वाइट कलर का होता है. इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑन द सरफेस. जो भी साल्टी वाटर जब होता है, उस सॉल्टी वाटर के साथ क्या हो जाता है, वो कंटैक्ट में आ जाता है. फिर वहाँ से क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है किसका? इन साल्ट्स का. वो क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद वो सरफेस में वाइट पाउडर की तरह अपीयर होंगे. ठीक है, तो ये हमारा इफ्लोरेसेंस था. डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक मेसनरी वॉल इज प्राइमरीली ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक मेसनरी वॉल. ब्रिक मेसनरी वॉल जब डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है, चूरा चूरा हो जाता है, उसका रीज़न क्या है? इफ्लोरेसेंस है, मैग्नीशियम सल्फेट इन ब्रिक, कैल्सिनाइड क्ले एडमिक्चर या कंकर नोड्यूल्स. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? उसके लिए हमें आगे चलना पड़ेगा. ऑप्शन बी है 1 2 और 4. ठीक है, 1 में क्या? इफ्लोरेसेंस. ये बात सही है, इफ्लोरेसेंस से डिसइंटीग्रेशन होगी. मैग्नीशियम सल्फेट इन ब्रिक्स, मैग्नीशियम सल्फेट ब्रिक्स में जब प्रेजेंट होगा उससे भी डिके होगा. और फोर्थली कंकर कंकर नोड्यूल्स से होगा. देखो, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक और ब्रिक वर्क इज ड्यू टू इफ्लोरेसेंस विच में बी ड्यू टू प्रेजेंस इन मैग्नीशियम सल्फेट इन द ब्रिक. ठीक है, तो जब मैग्नीशियम सल्फेट हमारे ब्रिक में प्रेजेंट होगा या हमारे क्ले में प्रेजेंट होगा, उससे क्या होगा? इफ्लोरेसेंस. प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज स्टोन्स, कंकर, नोड्यूल्स. छोटे छोटे पत्थर, कंकर या नोड्यूल्स जब प्रेजेंट हो गया हमारे ब्रिक में, उससे क्या होगा? हमारा ब्रिक फट जाएगा, क्रैक आ जाएगी उसमें. ठीक है, कैल्सिनाइड क्ले एडमिक्चर इन ब्रिक प्रिपरेशन इज यूज्ड टू मेक द ब्रिक फायर रेजिस्टेंस. ठीक है, कैल्सिनाइड क्ले एडमिक्चर इन ब्रिक हम यूज़ करते हैं एज ए फायर रेजिस्टेंस के लिए. ठीक है, द ब्रिक प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड रिटेन्स देयर शेप ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट ड्राइंग एंड बर्निंग. ठीक है, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट था. सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2017 में आया है. ये बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. IS 3583 refers to burnt clay paving bricks. IS 5779 refers to burnt clay soling brick. और IS 3952 refers to burnt clay hollow bricks. IS 2222 refers to burnt clay lay bricks. तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपको बताना है. उसके लिए हम आगे चलेंगे. तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हमें समझ नहीं आया. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट. इनमें से कौन से सही है वो हमें बताना है. सही ऑप्शन ए में 1 2 3. ठीक है, 1 2 3 सही है. तो IS 3583 रिफर्स टू बर्न क्ले पेविंग ब्रिक. तो बर्न क्ले पेविंग ब्रिक के बारे में जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो IS ये देता है. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्रीसेंसेस इन वुड आर क्या होती है? एक्सक्रीसेंसेस क्या होती है? डिफेक्ट्स फाउंड इन ट्री, सही है. फॉर्म इट ड्यू टू इंजरीज इन्फ्लिक्टेड ऑन ट्री व्हेन दे आर ग्रोइंग. डिफेक्ट्स व्हिच रेंडर वुड सुटेबल एज फायरवुड.
तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है। तो आगे पढ़ेंगे एक्सक्रीसेंसेस क्या होते हैं। देखो, एक्सक्रीसेंसेस आर फॉर्मेड व्हेन ए ट्री हैज रिसीव्ड शॉक और इंजरी इन its young age. Due to such injuries, growth of trees is completely upset and irregular. Projection appear on body of them. So इसमें क्या होती है, जब अर्ली एज में इनमें इंजरीज आ जाती है, डिफेक्ट्स आ जाती है, तो इनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, ग्रोथ इनकी कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाती है और इरेगुलर प्रोजेक्शन, इरेगुलर ग्रोथ्स हो जाती है, ठीक है, और फिर वो बॉडी में अपेयर हो जाती है, ठीक है। तो यही होता है एक्सक्रीसेंसेस, ठीक है, इरेगुलर ग्रोथ्स इन ट्रीज, ठीक है। सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटीरियोरेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर ड्यू टू ड्राई रॉट इज, डिटीरियोरेशन क्या होना, डिक्रीज होना, वर्स्ट बन जाना वुड का, ठीक है। काज्ड बाय फंगाई, एग्जैक्टली सही है, सबको पता है। ड्यू टू ड्राई स्पेल आफ्टर हेवी रेन, ठीक है, रेन पड़ता है, उसके बाद जब जल्दी से सूखना पड़ता है वुड को, ठीक है, तो उससे हो जाता है ये फंगल। तो आगे पढ़ेंगे, ड्राई रॉट इज ए फंगल डिफेक्ट। ड्राई रॉट एक्चुअल में फंगल डिफेक्ट है, फंगल की वजह से हो जाता है, फंगल की वजह से ये ड्राई रॉट हो जाता है। एंड काज इट ड्यू टू वेटिंग एंड ह्यूमिड कंडीशंस, ठीक है, वेटिंग एंड ह्यूमिड कंडीशन से ये क्रिएट हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, हमारा वुड पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज़ द आईएस कोड यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर फॉर सीजनिंग पर्पसेस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है आईएस 1441/1958, ये 2014 में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आईएस 1441/1958 सीजनिंग ऑफ टिम्बर, बाकी आईएस इनने दिए हैं किसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, किसके रिलेटेड हैं बाकी आईएस कोड्स, ठीक है, तो यहाँ से पढ़ लेना। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, gases emitted during rotting or decomposition of timber is are mainly, कौन से गैसेस हैं जो रॉटिंग के टाइम ये होते हैं, इमिट हो जाते हैं, ठीक है, वुड से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, मीथेन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बोनिक एसिड एंड हाइड्रोजन, ठीक है, एमोनिया एंड एमोनिया। तो ये सारे गलत है, ऑप्शन सी इसका सही है, कार्बोनिक एसिड एंड हाइड्रोजन ये इमिट हो जाते हैं, ठीक है। Rot in timber is decomposed or putrefaction generally result due to the dampness and which is followed by the emission of gas mainly carbonic and hydrogen, ठीक है। तो ये दोनों रॉटिंग के टाइम डिकम्पोज हो जाता है जब हमारा वुड, ठीक है, तो ये दोनों गैसेस यहाँ से इमिट हो जाते हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बोनिक एसिड, ठीक है। सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया हमारा, इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ टिम्बर कैम्बियम लेयर कैन ओकर। कैम्बियम लेयर क्या होता है, ठीक है, तो और कैम्बियम लेयर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, किन लेयर्स के बीच में, इनर बार्क एंड सैपवुड, प्लेन पिथ एंड हार्टवुड। पिथ क्या होता है, पिथ होता है सेंटर, ठीक है, हार्टवुड, सैपवुड एंड हार्टवुड। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपके लिए पिक्चर है। तो ये हमारा वुड हुआ, ये जो सेंटर है ना इसको हम बोलते हैं पिथ, ठीक है, पिथ कोर को, ठीक है। उसके बाद आगे हमारा हार्टवुड होता है, इस पिथ के बाहर थोड़ा सा सॉफ्ट हमारा लेयर होगा, कुछ थिक लेयर होगा, कुछ थिकनेस होगी उसकी, उसको हम बोलते हैं हार्टवुड। उसके हार्टवुड के बाहर हमारा क्या होता है, सैपवुड। कहाँ तक होता है ये सैपवुड ज़्यादा एरिया में होता है, इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, ये इनर बार्क तक होता है। एक हुआ ये इनर बार्क, दूसरा हुआ ये आउटर बार्क। ये आउटर बार्क हुआ, कौन सा, ये आउटर बार्क हुआ, और ये वाला इनर बार्क हुआ, यहाँ भी दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इनर बार्क ये हुआ और आउटर बार्क ये हुआ। इनर बार्क और आउटर बार्क के बीच में क्या है, सैपवुड है, ठीक है, और सैपवुड है, और इनर बार्क के जस्ट उसके जस्ट क्या है, उसके जस्ट इनर बार्क के अंदर के साइड कैम्बियम लेयर है। तो कैम्बियम लेयर इज बिटवीन इनर लेयर एंड सैपवुड के। तो करेक्ट ऑप्शन ए है यहाँ पे, इनर बार्क एंड सैपवुड। तो ये थे कुछ IES के क्वेश्चंस BMC के, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो आप बताएंगे मुझे नेक्स्ट कौन सा यूनिट के क्वेश्चंस में लाऊं, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो तभी आएगा जब आप इस वीडियो को अच्छा खासा रिस्पांस दोगे, तो दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्पांस इन दिस वीडियो। So guys, I hope you really like the video and we will meet in next video, so you can take care of yourself till then. So take care, bye bye.